यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट को। दोस्तों, जो भी दोस्त हमारे अभी तक पहला सेशन को ना देखे हों वो प्लीज़ पहला सेशन जा कर के देखें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन फर्स्ट सेशन होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। उसके बाद आपका सेकंड सेशन होता है दोस्तों, क्योंकि जो भी उस सेशन यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड बातें होती हैं फर्स्ट पार्ट में, यानी कि बताई जाती हैं और बेसिक बातें बताई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम डिस्कस करते हैं सेकंड सेशन में। और सेकंड सेशन में मैंने कुछ वर्ड ले रखे हैं, इनका यूज किस तरीके से किया जाता है। तो हमने जैसे पहले पार्ट में बताया कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो मेल मिलाप होता है वही उसका एग्रीमेंट होता है, सहमति होता है। यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है दोस्तों, ये बातें हुई थी और उसमें हमने कुछ विशेष बातें आपको बताई हैं, प्लीज़ वहाँ जा करके देख लीजिए। आइए डिस्कस करते हैं मैनी को लेकर के। बहुत बार क्वेश्चन से पुटअप किया गया है मैनी को लेकर के, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि मैनी अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी, मैनी अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी, इनका यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है तो इनके बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है दोस्तों, मैनी, अ मैनी, अ ग्रेट मैनी, ध्यान दीजिएगा। इनके बाद आने वाला जो नाउन है वो भी क्या है, प्लूरल होगा और वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम एग्जांपल दें, मैनी of the tree has cut, many of the tree has cut या फिर has been cut। ठीक है दोस्तों, आइए बात को समझिए। यहाँ पर many of the क्या ट्री, तो समझिए दोस्तों मैनी यानी कि ये आपको क्या है, एक प्रकार से काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर जब हम इन पेड़ों में से कई के अर्थ में प्रयोग किया जाए, है कि नहीं, पेड़ों में से, किसमें, पेड़ों में से, तो दोस्तों यहाँ पर मैनी के साथ यदि जो नाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, यहाँ पर ट्रीज हो जाएगा। अब जब नाउन प्लूरल हो गया तो आने वाला वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, हैज़ नहीं, हैव। ठीक है दोस्तों, तो मेनी ऑफ द ट्रीज हैव बीन कट। समझे दोस्तों बात। यहाँ पर अ ग्रेट मेनी ऑफ द ट्री या ग्रेट मेनी ऑफ द चिल्ड्रेन हैव बीन डन दिस वर्क। ठीक है भाई, अ गुड मेनी, इसी तरीके से इसका भी सेंटेंस में यूज किया जाता है। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। मैनी का एक केस और है, ध्यान दीजिएगा, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे बना लीजिएगा, मैनी के बाद यदि जो भी नाउन आता है, मैनी के बाद यदि आर्टिकल ए एन नहीं आता है तो आने वाला नाउन प्लूरल होता है और इनके साथ जो वर्ब प्रयोग किया जाता है वो भी प्लूरल होता है। दैट्स ऑल। यदि मैनी के बाद आपको ए और एन का प्रयोग दिखे, उसके बाद आपका जो नाउन प्रयोग किया जाता है वो सिंगुलर नंबर में किया जाता है और वो भी सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, मैनी अ पेन इज रेड, मैनी अ पेन इज रेड। तो दोस्तों यहाँ मैनी के बाद जो नाउन आया है वो क्या है, सिंगुलर लगा हुआ है, और सिंगुलर है तो ये क्या है कि नहीं, उसके साथ वो भी क्या है, आपकी सिंगुलर है दोस्तों। ठीक, चले, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर। तो ये मैनी का केस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं आगे। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है और इनके साथ जो वो प्रयोग किया जाता है वो भी किस फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं, अ नंबर ऑफ
गर्ल्स हैव बीन पास्ड, अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड। इस तरीके से लिखिए भाई, बीन मत लगाइए, पास्ट। ठीक है दोस्तों, यानी कि अ नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों में से कुछ संख्या, कोई एक संख्या जो कि क्या है, पास हो गई है कि नहीं। जब पास हो गई तो यहाँ पर अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है और वो भी आपकी क्या है, प्लूरल है दोस्तों। आई बात समझ में, चले आगे। लेकिन जरा यहाँ एक बात समझिएगा, यदि यहीं पर मैं कह दूं द नंबर ऑफ बसेस हैव बीन इंक्रीज्ड, जरा बताइए भाई क्या समस्या है। तो यहाँ पर दोस्तों समस्या कुछ नहीं है, यहाँ पर द नंबर ऑफ है और द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, लेकिन उसका वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। यहाँ पर निश्चित संख्या की बात हो रही है, यहाँ पर संख्या अनिश्चित है, क्योंकि हम जानते हैं ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, द आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो यहाँ पर कुछ निश्चित संख्या, उन निश्चित संख्या को हम सिंगुलर मानकर चलते हैं, और यहाँ पर वो संख्या क्या है, अनिश्चित है, और अनिश्चित संख्या है तो यहाँ पर वो कितनी है वो पता नहीं होता, तो इसको हम प्लूरल मान के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक नियम निकल कर आता है, इसको नोट कर लीजिएगा भाई इस तरीके से कि अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला, ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होता है, और जो वर्ब है वो भी क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो तो प्लूरल होता ही होता है दोस्तों, लेकिन जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, बिकॉज द नंबर ऑफ इज़ द डेफिनेट नंबर। ठीक है भाई, ये डेफिनेट नंबर है, इस वजह से इसके लिए आने वाली वर्ब क्या होगी, आपकी डेफिनेट होगी, यानी सिंगुलर होगी दोस्तों। ठीक, ये एकदम इस पर स्पष्ट रूप से आपको एरर दिया जाता है फाइंड आउट करने के लिए। तो इन चीज़ों को बस देखिए और आगे टिक करके बढ़ते चलिए, जिस पर आपका एक नज़र देखने की ज़रूरत हो दोस्तों। इसी तरीके से हम ए लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग करते हैं, इनके साथ नाउन प्लूरल और वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल नंबर में प्रयोग की जाती है। ठीक, आइए यहाँ पर कुछ केस लिखे हुए हैं, सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ। अब ये क्या है भाई, इसकी क्या समस्या है, इनका प्रयोग भी हम लोग प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर दोनों में करते हैं, यानी कि इनके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये डिफाइन करेगा। किस तरीके से समझिए, यदि किसी भी वाक्य में सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनके बाद जो नाउन आता है, यदि इनके बाद प्रयोग किया गया नाउन, यदि वो क्या है, काउंटेबल, क्या प्रयोग किया गया है, काउंटेबल नाउन प्रयोग किया गया है, तो वो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, और आने वाली वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। ठीक भाई, यदि ये नाउन क्या है आपका, अनकाउंटेबल है, ये नाउन अनकाउंटेबल है, तो आने वाला जो नाउन है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, और वह भी सिंगुलर होगा। बात को समझिएगा दोस्तों, इनके बाद सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनके बाद यदि आया हुआ नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल और वह भी प्लूरल, यदि ये नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर और वह भी सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करें, दे एग्जाम्पल, जरा इनको एक बार समझ लीजिए, लिख लीजिए भाई, तो एग्जाम्पल देते हैं।
लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए भाई। ऑल men are mortal, all men are mortal। बताइए जरा। तो यहाँ पर देखिए ऑल मेन, मेन की बात हुई, इनके बाद जो नाउन आ रहा है, नाउन क्या है, काउंटेबल है, और काउंटेबल के लिए प्लूरल होगा, इनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो ये सेंटेंस आपका सही हुआ कि नहीं हुआ भाई? चले आगे चले भाई, चलिए लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, लॉट्स ऑफ प्लेयर, lots of player have played there, lots of player have played there। क्या हुई, कुछ गलती हुई? गलती हुई दोस्तों, क्योंकि इनके बाद आने वाला नाउन आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। तो क्योंकि प्लेयर क्या है आपका, प्लेयर आपका काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो आपका कैसा होगा, ये प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाएगा, और आने वाला वर्ब भी प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाएगा। गेटिंग पॉइंट? बात समझ में आ रही कि नहीं भी? चले, जैसे हम कहते हैं, अब नेक्स्ट लेते हैं, लॉट्स ऑफ वाटर आर अवेलेबल देयर। चलिए बताइए भाई जरा, क्या समस्या हुई? तो यहाँ पर अब ये क्या है, वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम नाउन हमेशा सिंगुलर रखते हैं और वर्ब भी सिंगुलर रखते हैं, तो यहाँ पर आर नहीं, इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सम मनी इज आर नीडेड। बताइए जरा, सम मनी इज और नीडेड क्या होगा, क्या होना चाहिए, बोले दोस्तों? तो यहाँ पर मनी क्या है आपका, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखिएगा, मनी आपका अनकाउंटेबल होता है, और रुपी आपका काउंटेबल होता है, ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन, और ये आपका काउंटेबल नाउन। ठीक है भाई, तो मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो ये क्या है, सिंगुलर नंबर प्रयोग किया जाएगा, और आने वाली वो भी सिंगुलर नंबर में होगी, तो आर को हम रिमूव कर देंगे। सम मनी इज नीडेड, कुछ पैसे की आवश्यकता है। चले भाई, आइए देखते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। लिखिए, जैसे हम कह दें, लॉट्स ऑफ मिल्क इज अवेलेबल, लॉट्स ऑफ मिल्क इज अवेलेबल, तो यहाँ पर इज ठीक है ना भाई? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके बाद आने वाला वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो आने वाला वो भी सिंगुलर होगा। गेटिंग पॉइंट? तो ये उम्मीद है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सम ऑफ, ऑल ऑफ, एन ऑफ, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनके बाद आने वाला नाउन यदि काउंटेबल हुआ तो प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, यदि ये नाउन अनकाउंटेबल हुआ तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर नंबर में प्रयोग की जाती है। चले, इसी तरीके से हम आपको आगे ले चलते हैं। देखिए, ये सब बातें हमने आपको एडजेक्टिव पढ़ाते समय वहाँ बताया है कि किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। आइए ले चलते हैं हम लोग आगे आपको।
हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ, ये क्या है? देखिए ये आपके क्या कहते हैं, आपका एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, एक डेफिनेट नंबर होता है और एक आपका फ्रैक्शनल नंबर होता है। क्या होता है? एक डेफिनेट नंबर होता है, एक आपका फ्रैक्शनल नंबर होता है। ठीक, अब यहाँ पर समस्या ये है दोस्तों, इनके बाद भी आने वाला नाउन, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इन सब के बाद भी आने वाला नाउन यदि काउंटेबल होगा, काउंटेबल होगा तो वो नाउन कैसा होगा? नाउन प्लूरल होगा और वह भी प्लूरल होगी। यदि इनके बाद आने वाला जो नाउन है अनकाउंटेबल होगा, तो ये नाउन अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर में प्रयोग किया जाएगा और आने वाली वर्ब भी सिंगुलर नंबर में प्रयोग की जाएगी। समझ में आया कि नहीं भाई? ये हाफ ऑफ वन, अच्छा आपने क्वेश्चन किया ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, अभी आपने कहा, ये प्रश्न कर रहे हैं ना आप लोग, ऑल आर वेल, ये इसमें क्या कन्फ्यूजन है भाई? बताइए, कोई कन्फ्यूजन है इसमें? यानी कहने का मतलब आप आल के लिए यहाँ पर क्या है, आर का यूज़ कर दें तो ये सेंटेंस गलत कर दें, ये सही कर दें भाई? बोलिए, ज़रा इस पर विचार करिए तो बताता हूँ मैं। कुछ विचार करिए। देखिए दोस्तों, इसके कहने का मतलब दोनों का अर्थ सेम है, ऑल इज़ वेल भी होता है और ऑल आर वेल भी होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर समस्या आपको अंडरस्टैंडिंग की है। यदि हम जब पूछ रहे हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो वहाँ पर हम आपके किसकी, हेल्थ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हेल्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम जब ऑल आर वेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पूरे फैमिली मेम्बर के बारे में बात कर रहे हैं कि सब लोग ठीक हैं। जब पूरे फैमिली मेम्बर की बात हो रही है तो यहाँ पर इस वजह से क्या लगा है, और यहाँ पर मैं आपके ओनली और आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा हूँ तो इस वजह से क्या लगा, इज लगा। समझ में? अब गलती नहीं होगी। चलिए आइए बताइए भाई ज़रा, आइए जैसे अब आपको एग्जांपल देते हैं। हम कह दें हाफ ऑफ द होटल आर क्लोज्ड। सही करिए भाई, बताइए ज़रा। तो क्या होगा, होटल नहीं होटल्स हो जाएगा, होटल्स। ठीक है भाई, क्योंकि होटल क्या है, काउंटेबल, जो काउंटेबल है तो ये प्लूरल फॉर्म में और आने वाली वो भी प्लूरल होगा। चलिए 2, ध्यान दीजिएगा, 2/3 ऑफ लैंड हैव बीन प्लॉग्ड। 2/3 ज़मीन जोती गई है कि नहीं? तो 2/3 ऑफ लैंड हैव बीन प्लॉग्ड। जरा सही करिए भाई। तो हमने कहा यहाँ पर अब 2/3 ऑफ लैंड, लैंड क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं। जब अनकाउंटेबल नाउन है ये सिंगुलर नंबर में होगा और आने वाली वो भी क्या होगी, सिंगुलर नंबर में प्रयोग की जाएगी। तो हैव का प्रयोग नहीं, हैज़ का प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों। ये आप सही कर लीजिएगा। यहाँ तक किसी कोई परेशानी है भाई?
चलिए आइए इसी कड़ी में मैं आगे जोड़ते हुए आपको एक और बात बताता हूँ। यदि आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है भाई ये, यदि आपको एग्ज़ाम में दिखे मोर देन वन, क्या दिखे मोर देन वन, ठीक है भाई, तो इनके बाद आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर होगा, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? है मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ठीक, आइए एग्जांपल देते हैं। मोर देन वन रूम आर वैकेंट, मोर देन वन रूम आर वैकेंट। ज़रा सही करिए भाई, सही करिए इसको, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मोर देन वन रूम आपका नाउन सिंगुलर, यहाँ पर आने वाली वो भी सिंगुलर होगी, इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो ये गलती कभी मत करिएगा। अब इसी में मोर देन में एक कहानी है दोस्तों। यदि मोर के बाद आपका क्या है, प्लूरल नंबर का कोई नाउन आए, मोर के बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपका क्या प्रयोग किया जाए, देन वन, इतना। ठीक भाई, तो इसके बाद जो आने वाला आपका वर्ब होगा वो कैसे होगा, प्लूरल नंबर में होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, मोर देन वन यहाँ एक साथ में है, यहाँ पर मोर उसके बाद प्लूरल नाउन आपका देन वन आपका वर्ब। जैसे एग्जाम्पल देखिए, टीचर देन वन आर लेट, देन वन, मोर टीचर देन वन और लेट, मोर टीचर देन वन और लेट, यानी ज़्यादा टीचरों में एक क्या होते हैं, लेट होते हैं। तो यहाँ पर मोर के बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसे होगा, प्लूरल होगा, तो यहाँ टीचर नहीं टीचर्स हो जाएगा। और देन वन के बाद आने वाला, यानी कि अब जब नाउन प्लूरल तो आने वाला वो भी प्लूरल हो जाएगा, जो कि सही। तो ये कॉन्सेप्ट सही में आया भाई, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करते चलिएगा, ये भी। ठीक है दोस्तों, मोर प्लूरल नाउन प्लस देन वन, उसके बाद आपका जो वर्ब है वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। आई बात समझ में दोस्तों? आइए चलते हैं हम आगे ले चलते हैं भाई। आपने यदि हमारा बेसिक ग्रामर का सेशन देखा होगा तो वहाँ पर हम थोड़ा सा बताए हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए बात करता हूँ, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट और देयर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इट और देयर, देयर। ठीक है भाई, अब इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। इट का प्रयोग, इट के साथ हमेशा आपको सिंगुलर नंबर का, जो इट को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, और इसके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है भाई, जैसे हम कह दें इट इज़ एन आंट, एन आंट। ठीक है भाई, या हम कह दें, अब यहाँ पर समझिए जो दियर का प्रयोग किया जाता है, दियर का प्रयोग यानी कि इसके बाद आने वाली जो वर्ब है, इसके बाद जो आपका नाउन या प्रोनाउन आता है, इसके अनुसार वर्ब को गवर्न किया जाता है। ठीक है भाई, जैसे हम कह दें, ध्यान रखिएगा, देयर was या were a king, देयर was a were a king, क्या होगा भाई, was, क्योंकि वर का प्रयोग नहीं है, देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसके बाद आने वाली वर्ब, इसके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार गवर्न की जाती है। यदि ये नाउन आपका प्लूरल है तो आने वाली प्रयोग की गई वर्ब वो भी प्लूरल होगी, यदि ये सिंगुलर है
तो प्रयोग की गई वर्ब सिंगुलर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये किंग क्या है, सिंगुलर नंबर में, इस वजह से वाज का प्रयोग किया जाएगा, ना कि वर का। ठीक है भाई, समझ में आया। जैसे इसी को हम कह दें देयर वर टू किंग्स, है कि नहीं। देयर वर टू किंग्स, दो राजा थे। अब यहाँ पर टू किंग्स हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, वर। या फिर मैं आगे बात करूं, देयर हैव मेनी प्रॉब्लम्स, क्या हो जाएगा, तो प्रॉब्लम्स है, कई समस्याएं हैं, तो आपका हैव का प्रयोग करना है, ना कि हैज़ का प्रयोग करना है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि दोस्तों इट और देयर की कहानी क्या है। इट के बाद हमको क्या प्रयोग करना है और देयर के बाद क्या प्रयोग करना है। इट को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग की जाती है। समझ में आया भाई, बोलो। चलें, तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा दोस्तों, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस सेशन को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करिए। दोस्तों आपका ही मोटिवेशन हमारा मोटिवेशन होता है, क्योंकि जितना आप शेयर करते हैं उतना ही हमको प्रेरणा मिलती है, उतने ही हम जोश और जुनून से आपके पास वीडियो पहुंचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये सेशन आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और सारे बच्चों के लिए है, तो उन तक पहुंचाने की कोशिश करिए। आगे चलते हैं हम आगे। तो आपने थोड़ी सी, अब ये लास्ट सेशन चल रहा है, लास्ट बातें मैं बताते चल रहा हूँ कि आपने एक सेशन देखा होगा हमारा कंडीशनल सेंटेंस। तो यदि जो बच्चे ना देखे हों वो प्लीज़ जा कर के देख लें। कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको क्या बताया, उसमें किस तरीके से उनका प्रयोग करना सिखाया। कंडीशनल सेंटेंस में बताया था, तो उसमें कुछ आपके अनरियल कंडीशन होते हैं। अनरियल कंडीशन में आपकी बातें ये होती हैं कि सब्जेक्ट चाहे जिस नंबर या पर्सन का होगा और क्रिया के रूप में हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। उसको हम अनफुलफिल विश या डिजायर कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि ऐसी डिजायर, ऐसी इच्छा जो कभी भी पूरी नहीं होती है। जैसे हम कह दें इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई नियर यू, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपका सब्जेक्ट चाहे जिस नंबर या पर्सन का होगा, क्रिया के रूप में हमेशा वर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, जैसे हम कह दें आई विश आई वर यू, आई विश आई वर यू, या फिर आई विश आई वर अ बर्ड। ठीक है भाई, काश मैं एक चिड़िया होता, काश मैं एक चिड़िया होता। यहाँ पर यदि मैं चिड़िया हो जाऊँ तो मैं आपके पास उड़ाऊँ, तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो आपकी फुलफिल हो सके। तो ये आपकी अनरियल कंडीशन होती हैं जो कभी भी पूरी नहीं की जाती, और इनके लिए हमेशा सब्जेक्ट चाहे जिस नंबर पर्सन का हो और क्रिया के रूप में हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ वाज लगा दें और इसको सिंगुलर बना कर के काम चला लें, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ये था आज का सेशन, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट। ठीक है भाई, तो हमने पूरी तरीके से समझा दिया, और जो भी बच्चे अभी तक हमारे पहले सेशन का ना देखे हों वो प्लीज़ जा कर के देखें, और जो भी छूटा हुआ होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको बता देंगे। बाकी अगर बेसिक लेना है दोस्तों तो वो बेसिक मैं फिर से बताऊंगा, आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि इन्जॉय तभी आएगा दोस्तों एक एक पॉइंट को। कि ये तो मैं तो ओवरऑल आपको कंक्लूजन दिया पहले और दूसरे पार्ट में कि ग्रामर में किस तरीके से हम यूज़ करते हैं पूरा, चाहे वो टेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हो, कंडीशनल सेंटेंस से हो, क्वेश्चन टैग से हो, वो मैंने सारी बातें इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इंक्लूड किया। लेकिन अब जो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट में बताऊंगा, तो नाउन
प्रोनाउन यानी आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से हम सब्जेक्ट वर्ब के साथ इंटरलिंकिंग करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।